हेलो दोस्तों, Hey एक there. बार मैं फिर Subscribe आप to लोगों my का channel अपने YouTube and also चैनल press this bell अखिल icon. एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ लेके आया हूं। तो आज की वीडियो में हम मैथ की एनसीईआरटी की बुक को स्टार्टिंग से हल करेंगे और कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो सत्र 2020 और 21 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आज क्लास को स्टार्ट करता हूं। ये आपकी पहली वीडियो है जो क्लास 10th के बच्चे हैं, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास 10th एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन मिलेगा विथ 1 बाय 1 क्वेश्चन, और इसमें आपको बहुत सी अच्छी ट्रिक भी जानने को मिलेंगी। तो इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की हमारी पहली क्लास है। तो इस क्लास में हम ये जानेंगे कि क्लास 10th में जो सिलेबस कम हुआ है, ये सत्र कोरोना वैश्विक महामारी की भेंट चढ़ा है। तो इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 30% सिलेबस कम करने की अनुशंसा की गई है। तो उसके अनुसार कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं, वो कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जो जानते ही नहीं कौन सा सिलेबस कम हुआ है, कौन से पार्ट कम हुए हैं, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वो सारी चीजें मैं आज आपको यहाँ बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग यूनिट 1, उसके बाद फिर अध्याय 1 दैट इज वास्तविक संख्याएं, वो हम लोग शुरू करेंगे। तो जो बेसिक है थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को कि सत्र 2020-21 में 30% पाठ्यक्रम कम हुआ है, जिसमें जो जो पाठ कम हुए हैं उनकी यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है आप लोगों को। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो एक फेयर कॉपी अपनी बना ले। उसी फेयर कॉपी में यहीं से ही आप लोग नोट्स बनाना शुरू करें, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा कोई भी बिना मतलब की चीज नहीं होगी, सारी चीज इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अभी मैं इसके पहले एक टॉपिक है कि अंकों का विभाजन किस यूनिट से कितने नंबर का पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक वीडियो में बताऊंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 789 जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से लेकर के आप अपना नाम मेरे पे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, तो मैं आपको वो नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। तो आप लोग ये सारी चीजें फेयर में करेंगे। तो समझते हैं कि 30% जो पाठ्यक्रम कम हुआ है उसमें जो एनसीईआरटी की किताब है उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर नंबर 2 बहुपद, उसका नाम है बहुपद, ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 बहुपद आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी किताब में देखिएगा, चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है समांतर श्रेणियां, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वृत्त, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 त्रिकोणमिति का परिचय है। तो उस त्रिकोणमिति के परिचय में आपको एक हेडिंग है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, तो वो चीज आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण ये आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्रायिकता, तो प्रायिकता भी आपको
नहीं पढ़नी है। तो ये आपके 5 चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। इसके अकॉर्डिंग जो 70% सिलेबस बचा वो आपको पढ़ना है, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हम लोग का 3-4-5 महीने ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से आपको ये चैप्टर को कम करने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों को इकाई 1। ठीक है, तो इकाई 1 की यदि मैं बात करूं तो इकाई 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति इकाई 1 है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 आएगा, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की किताब में देखेंगे, एनसीईआरटी की किताब में आप लोगों को पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स है। चलिए अब हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी मैथ में चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा कठिन चैप्टर माना जाता है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन यदि आपने शांत मन से मेरी बात को सुना, समझा, तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो किसी भी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासकर मैं अपने लेक्चर में तो जो भी कॉन्सेप्ट है मैथ में उन पे मैं ज्यादा टाइम देता हूं, ज्यादा फोकस करता हूं मैं। तो इसलिए आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझें। यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग श्योर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। यूक्लिड ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि ये रिलेशन दिया उन्होंने a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे जो r है आपका, ये r की वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल एंड लेस देन b के बराबर होगी। ये यूक्लिड ने कहा था। यहाँ पे a और b धन पूर्णांक संख्याएं हैं और q और r पूर्ण संख्याएं हैं। तो उन्होंने इन चारों पे ये रिलेशन निकाला। ये रिलेशन आप क्लास 3rd से भी पढ़ते चले आए हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यदि ये कोई भागफल है, यदि आप 4-11 को 4 से भाग करते हैं तो 2 बार जाएगा, 8 आएगा, घटाने पे 3 आएगा। तो आप लोग क्या कहते हैं कि 11 को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इस 4 को भाजक कहते हैं। जो 2 यहाँ पे आया वो भागफल होगा, जो यहाँ बचता है वो शेषफल होता है। तो भाग देना तो आप 3 या 4 में सीख के आते हैं। तो उसी चीज को यूक्लिड ने इस मैथमेटिकल फॉर्म में आपको दिखा दिया। कैसे? अगर मैं इस भाज्य की वैल्यू निकालूं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ये है भाजक, ये है भागफल, इनका मल्टीप्लिकेशन और प्लस शेषफल। यदि मैं इसका मान निकालूं तो हमें भाज्य मिल जाएगा। क्लियर? तो ये चीज भाज्य और भाजक, ये यहां पे आपको ये इस पे रिलेशन होता है। तो यूक्लिड ने इसी पर एक रिलेशन दिया। यदि मैं इससे कंपेयर करूं, ध्यान दो, यदि मैं इस क्वेश्चंस को इससे मैं कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा, जो भाज्य है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a। देखिए भाजक, भाजक यहाँ पे क्या है, ये b भाजक का काम कर रहा है, q भागफल का है और r आपका शेषफल का है। तो आप इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझ सकते हो कि जो भाज्य है वो भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करके और शेषफल को जोड़ करके मिलता है।
तो वही चीज यूक्लिड ने यहाँ पे ये कह दिया। और जो r है, जो शेषफल है, वो हमेशा भाजक से कम होगा। जानते हैं आप, जो शेषफल आएगा वो हमेशा 4 से कम होगा कि नहीं होगा। और क्या क्या हो सकते हैं भाजक आपका? हो सकता है 0, 1, 2, 3, बस 3 से तो ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए भाजक जो होगा वो 3 से कम, 3, 4, 3 से ज्यादा नहीं होगा। तभी यहाँ पे जो r है उसका मान 0 और b के बीच में होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका, यूक्लिड ने दिया था। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये डिफिनीशन आपको पूरी सेम ऐसी डिफिनीशन इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद फिर आप एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक में देखें एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, टाइम में ज्यादा नहीं लूंगा, मेन टॉपिक पे आते हैं। टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो उन सारी चीजों को हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो इसलिए हम उन सारी चीजों को कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जैसे एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो 1.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। आपने मासा ज्ञात करने की विधि क्लास 5 या 6 में भी पढ़ रखी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मासा निकालना है, लेकिन कैसे मासा निकालना है? हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको मासा निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 135 और 225, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं हम। एक कैसे क्वेश्चन करेंगे, चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि 225 इज ग्रेटर देन 135। मालूम है आपको कि 225 135 से बड़ी संख्या होती है। तो अब जो बड़ी संख्या होगी उसको आप यहाँ लिखेंगे, मतलब 225 यहाँ लिख दिया इक्वल टू 135 आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि 135 को आप 225 में भाग करिए। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 135 से मैं 225 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 135 यहाँ लिख दिया मैंने, घटाया मैंने 0, यहाँ पे हो गया आपका 12, यहाँ पे आ जाएगा 90। तो मतलब 225 को मैंने 135 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, और प्लस शेषफल क्या आएगा? 90। तो इसको मैंने यूक्लिड के थ्रू लिख दिया। यहाँ पे यूक्लिड के थ्रू क्या लिखा कि 225 इक्वल टू 135 में 1 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या है आपका भाजक, और यह भागफल, और कितना शेषफल बचा? 90 शेषफल बचा, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो शेषफल है क्या ये 0 के बराबर है क्या? नहीं। यहाँ लिखोगे यहाँ r नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे r क्या है? 0 के बराबर नहीं है। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। तो यूक्लिड क्या कहते हैं? अब 0 नहीं है तो अब आप ये संख्या ले लेंगे 135 और 90, इन पर फिर से आप लोग यूक्लिड लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? 135 और 90 पर। यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ 135 इज ग्रेटर देन 90। अब क्या करेंगे? अब जो चीज बड़ी होती है उसको यहां लिखते हैं हम लोग। तो यहां लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 पे करेंगे। अब यहाँ पे फिर डिवाइड कर लीजिए, 90 को डिवाइड करो 135 से, कितनी बार जाएगा?
एक बार ये भी जाएगा, 90 आएगा, माइनस करने पर 45, मतलब भागफल आपका आया 1 और शेषफल 45। तो आपको कैसे लिख देंगे, 90 एक बार गया है और प्लस शेषफल कितना है 45। अब फिर यहाँ चेक कर लीजिए क्या ये 0 है क्या, नहीं। तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ r नॉट इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ लगेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, अब किस पे लगाएंगे, फिर से इस पे लगाते हैं। ये जो आपका b होता है और r, हमेशा b और r में इक्वल फिर से लगाते हैं। देखिए यहां भी मैंने फिर से b और r, ठीक है, इस पर हम लोग लगाते हैं फिर से प्रमेयिका। जब प्रमेयिका लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ फिर लिखेंगे यहाँ 90 इज ग्रेटर देन 45, तो 90 45 से बड़ा है, तो 90 को बाहर लिखेंगे, तो 90 इक्वल टू 45 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 2 बार गया, और प्लस 45 दूनी 90, तो शेषफल क्या 0 नहीं आ जाएगा आपका शेषफल, तो शेषफल क्या है आपका 0। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ r इक्वल टू 0 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू नहीं होगी। ठीक है, अब लागू नहीं होगी, तब इसका मासा क्या आ जाएगा, तब इसका मासा आ जाएगा ये 45, ये b का मान होता है, वही आपका मासा होता है। अतः 225 तथा 135 का मासा बराबर होगा 45। ठीक है, ये जो b होता है यहाँ पे वही उसका मासा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो b होगा वही इसका मासा निकलेगा। मतलब जिस लाइन पर, जिस स्टेप पर आपका r का मान 0 हो जाए वहां पर यूक्लिड प्रमेयिका इस्तेमाल नहीं होगी, और जब ये बंद हो जाएगी तो वहां पर जो b का मान होगा वही आपका मासा होगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ऐसे लगाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे 1 या 2 बार तो इनमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड एंड थर्ड है। ठीक है, तो आप लोग इनको सॉल्व करेंगे, सेम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप नंबरों को देखेंगे, इनमें से कौन संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी होगी उसको बाहर लिखेंगे, और छोटी वाली को यहाँ पे भाग देने पे जितनी बार जाएगा वो भागफल यहाँ पे, और प्लस में शेषफल। फिर शेषफल को चेक करेंगे, यदि शेषफल 0 नहीं होता है तो फिर से वही काम करेंगे, फिर 0 नहीं है तो फिर से काम करेंगे। तब तक यूक्लिड प्रमेयिका को अप्लाई करते रहते हैं जब तक कि हमको r का मान 0 ना मिल जाए। ठीक है, और जैसे जिस स्टेप में आपको r का मान 0 मिल जाता है वहीं पे ही विभाजन प्रमेयिका को स्टॉप कर देते हैं, और जो b का मान होता है इसे कंपेयर करो आप, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो जो b होगा वही आपका आंसर होगा, उसका मासा होगा। तो दो संख्याओं का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के थ्रू इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड एंड थर्ड इसे आप लोग को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में ये इंट्रोडक्शन क्लास थी कि कितना % सिलेबस कम हुआ है, कौन कौन से पार्ट कम हुए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, तो अब आप जो है इसके सेकंड और थर्ड पार्ट स्वयं करेंगे, और जो भी दिक्कत आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में
लिख के बताएंगे। अगली मेरी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन की वीडियो रहेगी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद दूसरी वीडियो मेरी आएगी, उसको भी आप लोग जरूर देखें और इसको जरूर समझने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझें। मैथ में जितना आप लोग लिख करके पढ़ेंगे, जितना आप लोग नोट्स बनाएंगे, जितने आप लोग फॉर्मूले याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे, उतने ही आपको मैथ में पकड़ मजबूत होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। और मैं जो छात्र इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जितनी भी वीडियो मैं आपको डालूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मुझे हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स है उनका इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हम लोग को उत्साहित करते हैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाने में। तो आप लोगों का यही सहयोग आप लोग से अपेक्षित है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे इस वीडियो को, जिससे आपके अलावा बाकी जितने भी छात्र हैं जो जहां कहीं भी 10th की क्लास पढ़ रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। क्योंकि आज के समय में आपको कोचिंग जाने में भी खतरा है, आपको स्कूल जाने में भी खतरा है। तो इसलिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आप चैनलों के माध्यम से आप पढ़ते रहें। ठीक है, तो आज का हम लोग बस इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।